हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज के वीडियो में मैं आप लोग के लिए यूकेपीएससी असिस्टेंट अकाउंटेंट के जो प्रैक्टिस सेट है कॉमर्स का वो लेकर के आई हूँ। मैंने पहले भी इस पर कुछ प्रैक्टिस सेट अपलोड किए थे, तो उसकी प्लेलिस्ट अलग से बनी है। आप लोग उनको भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी या फिर आई बटन में दे दूँगी, आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी आप लोगों की और रिवाइज भी हो जाएगा अच्छे से। आज की वीडियो में भी कुछ इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे, तो आइए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर भी कर देना है। जो क्वेश्चन मैंने लास्ट वीडियो में आप लोग को दिया था करने के लिए, यदि वस्तु विक्रय लागत ₹1,20,000 है तथा सकल हानि पर विक्रय 1/4 पर है तो विक्रय की राशि बताइए। इफ द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इन ₹1,20,000 एंड द रेट ऑफ ग्रॉस लॉस इज 1/4 ऑन सेल्स, द अमाउंट ऑफ सेल इज। तो यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बता रखी है, लेकिन साथ में ये कहा है कि उसको क्या हुआ है, ग्रॉस लॉस हुआ है, यानी कि हानि हुई है। किस पर हुई है, 1/4 हुई है, सेल पर हुई है। यहाँ पर आपको कॉस्ट दे रखी है और हानि सेल पर हुई है। तो इस क्वेश्चन को निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि हम मान लेंगे कि जो सेल है वो 100 है। अगर सेल हमारी 100 है और उस पर हमें 1/4 यानी कि 25% हो जाएगा, तो उसका लॉस हुआ है तो कितना आ जाएगा, लॉस हमारा 25 हो जाएगा। अब दोनों को ऐड करेंगे तो हमारी कॉस्ट आ जाएगी 125, क्योंकि लॉस तभी होगा ना कि जब सेल आपकी कम है और कॉस्ट ज़्यादा है। सिंपल सा समझिएगा कि लॉस तभी होता है जब हमारी कॉस्ट ज़्यादा आती है और हम उसको जो सेल करते हैं वो कम वैल्यू पर करते हैं, कम प्राइस पे करते हैं, तभी तो लॉस होता है हमारा। तो यहाँ पर हमारी सेल 100 हो जाएगी, लॉस 25 हो जाएगा और कॉस्ट हमारी कितनी आ जाएगी, 125। अब जो ये आपकी दे रखी है 1,20,000 की, मतलब वो 125 है। तो अब इसको हम कैसे निकालेंगे, 1,20,000 अपॉन 125 इंटू 100। अब जब इसको सॉल्व करिएगा तो कितना निकल के आ जाएगा, 96,000। अब देख लीजिए यहाँ पर ही आपको समझ में आ गया होगा, आपकी कॉस्ट 1,20,000 और सेल कितनी निकल के आई, 96,000 निकल के आई। सेल कम है और आपकी कॉस्ट ज़्यादा है तो लॉस हुआ होगा। तो एक आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन डी। आई होप आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इसे कैसे निकाला गया है। जिन बच्चों का करेक्ट आंसर आया था तो वेल डन, और जिनका नहीं सही आया था तो आप लोग उसको सही कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रकाशक द्वारा कॉपीराइट प्राप्त करने के लिए किया गया खर्च है। एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय पब्लिशर फॉर एक्वायरिंग कॉपीराइट इज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो एक पब्लिशर होता है उसके द्वारा जो कॉपीराइट लिया गया है, तो उस पर जो एक्सपेंसेस किए गए हैं, जो कॉपीराइट लेने के लिए कराने के लिए जो एक्सपेंसेस उसने किए हैं वो किस तरह के हैं। पूंजीगत व्यय हैं, आयगत व्यय हैं, विलंबित आयगत व्यय हैं, या फिर उसमें से कोई नहीं है। पूंजीगत और आयगत यानी कि कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इसको बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, इससे क्वेश्चन आपका ज़रूर आएगा। हर बार एग्जाम में इनसे क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम कॉमर्स रिलेटेड होते हैं, मोस्टली इसमें से एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। तो ये किस तरह का एक्सपेंडिचर हो जाएगा, क्योंकि जो कॉपीराइट होती है वो क्या है, इंटेंगिबल एसेट है। आप उसे देख नहीं सकते, लेकिन वो एसेट है एक तरह से, तो वो इंटेंगिबल अमूर्त संपत्ति है। तो उस पर जो भी एक्सपेंस किया जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो होगा पूंजीगत व्यय, कैपिटल एक्सपेंडिचर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रबंधन के विस्तार का अर्थ है। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट मीन्स अ गुड ऑर्गेनाइजेशन शुड कंसिस्ट ऑफ डिपार्टमेंट, authority of each person must be clearly defined, each subordinate should have one superior, a manager can supervise a limit number of executives। क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रबंध के विस्तार का क्या अर्थ होता है। आपने मैनेजमेंट में पढ़ा होगा, जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है या बिजनेस मैनेजमेंट आपने पढ़ी होगी, तो वहाँ पर पढ़ा होगा इसके बारे में कि स्पैन ऑफ कंट्रोल या स्पैन ऑफ मैनेजमेंट जो होता है वो क्या होता है कि एक अच्छी संस्था में भाग होना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति के अधिकारों को स्पष्ट परिभाषित होना चाहिए, प्रत्येक कनिष्ठ के ऊपर एक वरिष्ठ होना चाहिए, एक प्रबंध सीमित संख्या में कर्मचारियों को प्रबंधित कर सकता है। तो यहाँ पर प्रबंध के विस्तार का मतलब ये होता है कि जो प्रबंध हो, जो मैनेजमेंट हो, उसका नियंत्रण, उसका कंट्रोल वहीं तक फैला हो जहाँ तक वो आसानी से उन पर कंट्रोल कर सके, उनको देखरेख कर सके, उनको सुपरवाइज कर सके, जिससे कि वो बाकी चीज़ों जो इम्पोर्टेंट है वहाँ पर उसका निर्णय ले सके, उनकी तरफ ध्यान दे सके। इसलिए वो लिमिटेड उस क्षेत्र में ही या लिमिटेड कर्मचारियों तक ही उसका कंट्रोल होना चाहिए। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा कि एक प्रबंध सीमित संख्या में कर्मचारियों को प्रबंधित कर सकता है। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूढ़िवादिता के सिद्धांत के अंतर्गत स्टॉक का मूल्यांकन किया जाएगा। अकॉर्डिंग टू कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेशन द स्टॉक इन ट्रेड इज वैल्यूड एट मार्केट प्राइस, कॉस्ट प्राइस, मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस विच एवर इज लेस, मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस विच एवर इज मोर।
क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो आपने पढ़े होंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कई तरह के सिद्धांत दे रखे थे, तो सब में अलग अलग चीज़ें थी कि कहीं कुछ सिद्धांत जो रूढ़िवादिता था ऐतिहासिक लागत के आधार पे था, कई तरह के सिद्धांत दे रखे थे। तो उसी में जो रूढ़िवादिता का सिद्धांत है उसमें हम जो जो उसमें स्टॉक होता है उसकी वैल्यू हम किस मूल्य पर निकालते हैं, तो वहाँ पर जो मार्केट प्राइस है और जो कॉस्ट प्राइस दोनों में जो कम होता है उसके बेस पर हम उसकी वैल्यू को निकालते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है समविच्छेद बिंदु वह बिंदु है जहां पर द ब्रेक इवन पॉइंट इज द पॉइंट एट विच देयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस कंट्रीब्यूशन मार्जिन इज इक्वल टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन में पूछ रहा है आपसे कि जो समविच्छेद बिंदु होता है वो क्या होता है या किस पॉइंट पर होता है। ना तो लाभ होगा और ना ही हानि, दत्तांश व स्थिर लागत समान है, कुल आय कुल लागत के बराबर होती है उपयुक्त सभी। तो जो समविच्छेद बिंदु होता है वहाँ पर ना तो लाभ होता है ना ही हानि होती है, और वहाँ पर जो दत्तांश यानी कि जो कंट्रीब्यूशन होता है और जो फिक्स्ड कॉस्ट होती है दोनों ही इक्वल होती हैं, और कुल आय कुल लागत के बराबर यानी कि जितनी हमको इनकम हो रही होती है उतनी ही हमारी कॉस्ट भी आ रही होती है, तो वो दोनों ही इक्वल होती हैं। सिंपल सी बात यह है कि वहाँ पर ना तो प्रॉफिट होता है और ना ही कोई हमारी हानि होती है। हम एक ऐसे मूल्य पर या एक ऐसे प्राइस पर वस्तुओं को सेल कर रहे होते हैं जितने ही प्राइस को हमें बनाने में भी उसकी कॉस्ट उतनी ही आई है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है चालू अनुपात बढ़ाया जा सकता है, करंट रेशियो में बी इंक्रीज्ड बाई ओवर स्टार्टिंग करंट एसेट, ओवर स्टार्टिंग करंट लायबिलिटीज, अंडर स्टार्टिंग करंट एसेट, नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो चालू अनुपात यानी कि जो करंट रेशियो होता है उसको हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं। तो करंट रेशियो कैसे निकलता है आपको याद होगा, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी से निकलता है। तो यहाँ पर अगर हम करंट लायबिलिटी यानी कि चालू दायित्व तो उनको बढ़ाएंगे तो क्या होगा, हमारा जो करंट रेशियो है वो कम हो जाएगा। लेकिन अगर हम जो चालू संपत्तियां हैं करंट एसेट है उसको बढ़ाते हैं तो वहाँ पर हमारा जो करंट रेशियो है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो एक आंसर यहाँ पर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। एग्जाम्पल की तरह समझ लीजिए, जैसे कि अगर हमारी 2 लाख की करंट एसेट है और 1 लाख की हमारी करंट लायबिलिटी है। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 2:1 आ जाएगा। लेकिन अगर हम यहीं पर अगर हमारी जो करंट एसेट है उसको बढ़ाकर हम 4 लाख कर दें और हमारी करंट लायबिलिटी 1 लाख रह जाए तो अब हमारे कितना हो गया, 4:1 हो जाएगा। तो क्या हुआ, हमारी करंट एसेट को बढ़ाने पर ही जो रेशियो था वो बढ़ा। यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैलेंस शीट किसी एक विशेष डैश की आर्थिक स्थिति को बताता है। बैलेंस शीट शोज फाइनेंशियल पोजीशन ऑन ए स्पेसिफिक डेट मंथ 6 मंथ ईयर। तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो बैलेंस शीट बनाते हैं, आर्थिक चिट्ठा तैयार करते हैं, वो किस विशेष उसकी आर्थिक स्थिति को दिखाता है, फाइनेंशियल सिचुएशन को दिखाता है, किसी तिथि की, माह की, 6 माह की, वर्ष की। तो ये जो होगा वो किसी विशेष तिथि की, यहाँ पर ज़्यादातर आप लोग कन्फ्यूज होकर वर्ष लगा देंगे, लेकिन यहाँ पर वर्ष आंसर नहीं है, तिथि की, किसी एक स्पेसिफिक डेट की पर दिखाता है कि इस डेट पर उसकी जो बिजनेस है उसकी क्या स्थिति है उसको दिखाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है उम्र बढ़ने पर भार बढ़ना सहसंबंध है। इंक्रीज इन वेट विद द इंक्रीज इन एज इज कोरिलेशन लाइनर कर्विलाइनर नेगेटिव पॉजिटिव। तो यहाँ पर आपको बताना है कि अगर किसी व्यक्ति की एज बढ़ रही है साथ साथ उसका वेट भी बढ़ रहा है तो उसमें जो कोरिलेशन है वो किस तरह का होगा, रेखीय होगा, वक्ररेखीय होगा, ऋणात्मक होगा या फिर धनात्मक होगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं दोनों ही कंडीशन में क्या है कि इंक्रीज हो रहा है, उम्र बढ़ रही है और भार भी बढ़ रहा है, तो किस तरह का हो जाएगा, वो धनात्मक हो जाएगा। अगर ये चीज़ बढ़ रही होती, ये चीज़ घट रही होती तो वो ऋणात्मक हो जाता। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। इस तरह के क्वेश्चन जो आपके प्रैक्टिस के लिए जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। क्वेश्चन क्या आएगा ये तो कोई नहीं जानता है कि किस तरह का क्वेश्चन पेपर सेट किया जाएगा, लेकिन अगर आप इस तरह से अच्छी प्रैक्टिस कर लेंगे तो कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो आप आसानी से उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी व्यापारिक संस्था को शीघ्र अतिशीघ्र निम्नलिखित में से किसे प्राप्त करना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी अचीव्ड बाय ए बिजनेस फर्म एट द अर्लीस्ट, बजटेड सेल्स, ब्रेक इवन पॉइंट, आरओआई, मार्केट शेयर। तो क्वेश्चन में जो कह रहा है कि कोई जो संस्था है, जो व्यापारिक संस्था है, जब भी काम करना शुरू कर रही है, प्रोडक्शन शुरू कर रही है, तो सबसे पहला उसका उद्देश्य या लक्ष्य क्या होना चाहिए, किसे अचीव करना होना चाहिए। निर्धारित बिक्री को, समुचित बिंदु को, विनियोग पर लाभ अर्जन को, बाजार हिस्सा यानी कि मार्केट में शेयर को। सबसे पहला उसका एम ये होना चाहिए, क्योंकि आपने पढ़ा होगा प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, किसी वस्तु का जो जीवन चक्र होता है, तो जब इंट्रोडक्शन उसमें पीरियड में होती है कोई वस्तु, यानी कि जब इंट्रोड्यूस कर रहे होते हैं आप उस वस्तु को मार्केट को, तो वहाँ पर इंपॉर्टेंट होता है कि आपने जितनी आप कॉस्ट लगाई है, लागत लगाई, उतना आपको वापस भी मिल जाए, यानी कि कॉस्ट और सेल इक्वल होगा चलेगा, आपको लॉस नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग में है, अभी आपके पास बहुत से एक्सपेंसेस होते हैं
मांग डिमांड इतनी बनी नहीं होती है मार्केट में, तो वहाँ पर ये पहला एम होता है कि जितना हमने लगाया है अपने पास से उतना ही हमको वापस मिल भी जाए। तो उसके लिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा कि हम जो ब्रेक इवन पॉइंट है पहले उसको अचीव कर लें। ब्रेक इवन पॉइंट यही तो है ना कि ना प्रॉफिट होगा और ना ही लॉस होना चाहिए, दोनों इक्वल होना चाहिए सेल और जो कॉस्ट होती है। तो पहले हमारा एम होना चाहिए कि हम जो ब्रेक इवन पॉइंट है उसको अचीव कर ले, समुचित बिंदु को अचीव कर ले। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोष को पूंजीकृत करना हो तथा मौजूदा अंशधारकों को निर्गमित किए जाने वाले अंशों को कहते हैं। द शेयर्स इशूड टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स व्हेन रिजर्व्स टू बी कैपिटलाइज्ड आर राइट इशू, बोनस शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर, ऑल द अबव। क्वेश्चन में पूछ रहा है आपसे कि जब कोष को पूंजीकृत करना हो, आपने पढ़ा होगा ओवर कैपिटलाइजेशन और अंडर कैपिटलाइजेशन। तो यहाँ पर कह रहा है कि जो फंड है आप उसको कैपिटलाइज करना चाह रहे हैं, तो वहाँ पर जो आप जो पहले से जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर यानी कि जो ऑलरेडी आपके शेयर होल्डर्स हैं उनको जब आप शेयर्स निर्मित कर रहे हैं, शेयर इशू कर रहे हैं, तो वो शेयर क्या कहलाते हैं? वो हो जाते हैं आप लोग के बोनस शेयर। जब पहले से जो विद्यमान अंशधारी होते हैं हम उनको शेयर्स देते हैं तो वो हमारे बोनस शेयर होते हैं। जब आपका उद्देश्य कैपिटलाइज करना हो, पूंजीगत करना हो, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हेड ऑफिस ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक इज लोकेटेड एट शंघई, हांगकांग, मनीला, सिंगापुर। क्वेश्चन में पूछ रहा है आपसे जो एशियन डेवलपमेंट बैंक, शॉर्ट में एडीबी भी पूछ सकता है, कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो मनीला में है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। मनीला कहाँ है? मनीला फिलीपींस में है। ये क्वेश्चन कई बार कई तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ पर शामिल किया था कि जो आप लोग एक बार देख लीजिएगा, हो सकता है पूछ सकता है आपके एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रय प्रबंध का मुख्य उद्देश्य है। द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेल्स, मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, नन ऑफ दीज। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो वित्तीय प्रबंध होता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट किया जाता है, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? विक्रय को अधिकतम करना, संपदा के मूल्य को अधिकतम करना, लाभों को अधिकतम करना, इनमें से कोई नहीं। तो उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो हो जाएगा संपदा के मूल्य को अधिकतम करना। यहाँ पर क्या कहने का मतलब होगा कि जो भी उसकी वेल्थ है उसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जा सके, क्योंकि जब वेल्थ बढ़ेगी तो साथ साथ प्रॉफिट सेल सारी चीज़ें ऑटोमेटिक ही इंक्रीज होंगी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल लागत एवं कारखाना परिव्ययों के योग को निम्न में से किस रूप में जाना जाता है? प्राइस कॉस्ट प्लस वर्क ओवरहेड इज नोन एज फैक्ट्री कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, टोटल कॉस्ट, नन ऑफ दीज। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो प्राइम कॉस्ट है वो साथ में हमने उसमें क्या ऐड कर दिए? फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड कर दिए। तो उसके बाद वो क्या बन जाती है? तो वो बन जाती है फैक्ट्री कॉस्ट। जब हम प्राइम कॉस्ट में जो फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं उसको ऐड कर देते हैं तो वो हमारी बन जाती है कारखाना लागत यानी कि फैक्ट्री कॉस्ट, या फिर वर्क कॉस्ट भी कहते हैं इसे। तो एक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन की निम्न पद्धतियों में से कौन सी पद्धति के अनुसार निर्गमन चालू आर्थिक मूल्यों से संबद्ध होते हैं? अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ प्राइसिंग इशू आर क्लोज टू करेंट इकोनॉमिक वैल्यूज? लिफो मेथड, फीफो मेथड, हिफो मेथड, वेटेड एवरेज प्राइस मेथड। तो यहाँ पर कौन सी ऐसा मेथड होता है जिसमें कि जो निर्गमन होता है, इशू किया जाता है स्टॉक को, करंट वैल्यूज पे किया जाता है, करंट प्राइसेस पे किया जाता है, तो वो आपको हो जाएगा लीफो मेथड जो होगा, लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि जो सबसे लास्ट में आता है उसे सबसे पहले ही निर्गमित कर दिया जाता है, इशू कर दिया जाता है। तो एक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय विवरण का अल्पकालीन विश्लेषण मुख्य रूप से संबंधित होता है। द शॉर्ट टर्म एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेनली कंसर्न विद द वर्किंग कैपिटल एनालिसिस, स्टेबिलिटी ऑफ कंसर्न, अर्निंग पोटेंशियलिटी ऑफ द कंसर्न, प्रोस्पेक्ट ऑफ कंसर्न। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं, तो जो शॉर्ट टर्म हम करते हैं एनालिसिस उनका, तो किस लिए करते हैं, किस चीज़ से रिलेटेड होता है वो? तो वो हो जाता है कार्यशील पूंजी के विश्लेषण से, क्योंकि जो वर्किंग कैपिटल होती है बिजनेस को रन करने के लिए हमको वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत होती है, कि जो कच्ची सामग्री है जैसे आप रॉ मटेरियल कहते हैं, या जो वेजेस होती हैं, में जो प्राइम कॉस्ट आती है उसको रन करने के लिए, कि जी किसी भी वस्तु को बनाने के लिए आपको जो चीज़ों की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो चीज़ें, और बार बार उसका स्टॉक आता रहेगा, तो उनके लिए रन करने के लिए आपको वर्किंग कैपिटल चाहिए होती है। कार्यशील पूंजी का नाम से ही क्लियर हो रहा है, कार्यशील पूंजी वर्किंग कैपिटल चाहिए होती है। तो इसके अल्पकालीन जो विश्लेषण किया जाता है वो कार्यशील पूंजी विश्लेषण से संबंधित होगा। तो एक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। जब हम वर्किंग कैपिटल की बात कर रहे होते तो वहाँ पर मेनली हम किसकी बात करते हैं? करंट एसेट और करंट लायबिलिटी की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब स्थिर लागत 10,000 रुपये है एवं लाभ मात्रा अनुपात 20% है तो समुचित बिंदु होगा। व्हेन फिक्स्ड कॉस्ट इज ₹10,000 एंड पीवी रेशियो इज 20%, देन ब्रेक इवन पॉइंट विल बी
क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि अगर स्थिर लागत जो है वो 10,000 यानी फिक्स्ड कॉस्ट 10,000 हो गई और जो पीवी रेशियो था वो 20% है, बीपी निकालना है तो क्या करेंगे, उसका फॉर्मूला रख दीजिए। तो क्या हो जाएगा, जो बीपी निकाला है तो उसका फॉर्मूला फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो 10,000 अपॉन 20 इंटू 100 सॉल्व कर देंगे, कितना आ जाएगा 50,000 आ जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो एक आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बजट जो अनुमानित लाभ हानि खाते एवं सभी क्रियात्मक बजटों का सारांश प्रदान करता है के रूप में जाना जाता है। अ बजट दैट गिव्स ए समरी ऑफ ऑल द फंक्शनल बजट एंड प्रोजेक्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज नोन एज कैपिटल बजट, सेल्स बजट, मास्टर बजट, फ्लेक्सिबल बजट। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कोई इस तरह का बजट है जो कि कितना प्रॉफिट होगा या लॉस होगा उससे अकाउंट से रिलेटेड, या फिर जो फंक्शनल बजट होते हैं जितने भी, उन सब का एक सारांश, एक समरी की तरह होता है, तो वो बजट हो जाएगा आपका मास्टर बजट। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारारोपण किया जा सकता है, डेलीगेशन कैन बी डन ऑफ अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, नन ऑफ दिस। क्वेश्चन में कह रहा है जो डेलीगेशन होता है वो किसका किया जा सकता है, तो आप अधिकार को तो दूसरे पर डाल सकते हैं, किसी भी चीज़ का अधिकार आप दूसरे व्यक्ति को दे सकते हैं कि हाँ वो ये कार्य कर सकता है किसी कार्य को, लेकिन आप उत्तरदायित्व को नहीं डाल सकते। किसी कार्य को अगर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है तो उसे आपको ही करना है और उसकी जवाबदेही भी आपको ही करनी होगी। तो आप किसी दूसरे पर नहीं डाल सकते हैं कि आप कोई कार्य दिया गया तो कोई काम दिया गया तो आपने अगर उसे नहीं किया तो आप दूसरे व्यक्ति से कहें कि आप बताइए कि आपने क्यों नहीं किया, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, आपकी ड्यूटी थी, तो आपको ही उसे करना है और अगर आपने नहीं किया है तो उसके लिए जवाब भी आपको ही देना होगा। लेकिन अधिकार जो होगा उसको हम दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो भारारोपण किसका किया जाएगा, डेलीगेशन हो सकता है अथॉरिटीज़ का, अधिकार का। तो एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, कई तरह के अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया, काफ़ी कन्फ्यूज़न वाला होता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंगूरी लेता संप्रेषण का तात्पर्य है, ग्राफाइन कम्युनिकेशन मीन्स रिस्ट्रिक्टेड कम्युनिकेशन, वाइड स्प्रेड कम्युनिकेशन, क्विक कम्युनिकेशन अमंग्स मास, प्राइवेट कम्युनिकेशन। तो ग्राफाइन जो कम्युनिकेशन होता है आपने पढ़ा होगा, वैसे तो कम्युनिकेशन बहुत तरह का दे रखा था, उसमें आपने एक पढ़ा होगा कि औपचारिक और अनौपचारिक होता है, फॉर्मल इनफॉर्मल होता है। तो जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है उसी का एक प्रकार हो जाता है जो ग्राफाइन यानी कि अंगूरी लेता संप्रेषण होता है। अंगूर के गुच्छे आपने देखे होंगे ना कि एक दूसरे से अलग अलग तरह से अटैच होते हैं, कोई एक सीक्वेंस में नहीं होता है, बस वैसे ही समझ लीजिए जो होता है संप्रेषण भी होगा, एक व्यक्ति से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को, फिर तीसरे से चौथे को, आपस में हो सकता है एक से 4-5 लोगों तक अब जो बात होती है ना वो अव्यवस्थित रूप से फैलती रहती है, एक अफवाह की तरह, तो वो हो जाता है अंगूरी लेता संप्रेषण। तो ये इसका जो होगा या तात्पर्य क्या है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शीघ्रता से संप्रेषण होता है इसमें, कि बात जो भी होती है बहुत जल्द ही फैलती है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, क्विक कम्युनिकेशन अमंग्स मास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यावसायिक अर्थशास्त्र के क्षेत्र में शामिल नहीं है, मांग पूर्वानुमान, मूल्य निर्धारण निर्णय, विनियोग प्रबंधन निर्णय, लाभांश निर्णय। द स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स डू नॉट कवर डिमांड फोरकास्टिंग, प्राइसिंग डिसीजन, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, डिविडेंड डिसीजन। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो बिजनेस इकोनॉमिक्स होती है तो उसके क्षेत्र में कौन सी चीज़ें नहीं आती हैं, तो वहाँ पर मांग का पूर्वानुमान भी आएगा, फिर मूल्य निर्धारण के संबंध में जो निर्णय लिए जाते हैं वो भी आएंगे, विनियोग प्रबंधन निर्णय भी आते हैं। कौन नहीं आएगा, लाभांश निर्णय। लाभांश निर्णय यानी कि डिविडेंड जो देना होता है वो इसके अंतर्गत नहीं आएगा, कि कितना दिया जाएगा, कैसे दिया जाएगा, वो किस में आता है, वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आपने पढ़ा होगा डिविडेंड पॉलिसी के बारे में। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।